नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास की श्रृंखला में हमने किसान आंदोलन शुरू किया है। किसान आंदोलन में हमें सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। पहला किसान आंदोलन जो अहिंसात्मक रूप से चला था। एक लंबा कार्यकाल रहा है, लगभग 44 वर्ष तक हम बिजोलिया किसान आंदोलन को देखते हैं। क्या गतिविधियां रही, किस प्रकार रहा है, एक पूरा डिस्कशन वीडियो रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन, समझते जाना आप चीज़ों को। थोड़ी सी बातें कठिन हो सकती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपके यहाँ क्लियर करता चलूंगा धीरे धीरे। पहली बात कि बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य वो कौन सी बातें हैं? तो बिजोलिया ठिकाने से संबंधित। जब भी हम बात करते हैं कि बिजोलिया किस रियासत से जुड़ा हुआ था, किस रियासत का ठिकाना था, याद रखना विद्यार्थियों, बिजोलिया मेवाड़ रियासत से जुड़ा हुआ था। मेवाड़ रियासत से जुड़ा था। मेवाड़ का एक शासक था विद्यार्थियों, अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय क्या करता है कि अपने सामंतों की 3 श्रेणियां बांटता है। मैं बहुत सिंपल रूप से इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, आपका थोड़ा सा यहाँ क्लियर होना चाहिए, वरना आपका प्रथम चरण समझ में आएगा नहीं। तो मेवाड़ रियासत का ये बिजोलिया ठिकाना है। कहते हैं कि मेवाड़ का शासक था अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह अमर सिंह द्वितीय क्या करता है, अपने सामंतों की, अपने सरदारों की, कहते हैं कि 3 श्रेणियां बांटता है। कितनी श्रेणियां बांटता है अपने सामंतों की? 3 श्रेणियां बांटता है। एक होती है प्रथम श्रेणी, एक होती है द्वितीय श्रेणी, एक होती है गोल सामंत। ये तृतीय श्रेणी है, ये कहलाते थे गोल सामंत। इस प्रकार कहते हैं कि विद्यार्थियों, अमर सिंह द्वितीय ने मेवाड़ रियासत के सामंतों को लगभग कहते हैं कि 3 श्रेणियों में बांटा था। तो ये एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आता है कि मेवाड़ में सामंतों की श्रेणियां बांटने वाला शासक कौन था। थोड़ा सा बिंदु याद रखना है। अब प्रथम श्रेणी में कितने ठिकाने थे? 16 थे। तो द्वितीय श्रेणी में 32 थे। गोल श्रेणी में अन्य सामंत। गोल श्रेणी में कौन सामंत आते हैं? अन्य जितने भी सामंत बसते हैं वह सब गोल श्रेणी में सामंत आते हैं। तो याद रखना विद्यार्थी, ये बिजोलिया ठिकाना था, मेवाड़ रियासत से जुड़ा हुआ था। और याद रखना विद्यार्थियों, ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? याद रखना विद्यार्थियों, ये मेवाड़ रियासत की प्रथम श्रेणी का ठिकाना, ठीक है ना। तो 2 बातें हमारे बात समझ में आ गई। एक तो मेवाड़ रियासत का, दूसरी सामान्य बात हमारे समझ में आ गई कि ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कई बार एग्जाम में प्रथम श्रेणी ने दे के सीधा ये देता है ए श्रेणी। थोड़ी सी बात आप यहाँ से ध्यान रखना कि बिजोलिया जो ठिकाना था मेवाड़ रियासत की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 3 श्रेणियों को अमर सिंह द्वितीय ने कहते हैं कि बांटा, ठीक है ना। अब दूसरी बात, बिजोलिया ठिकाने को लेके हम बात करते हैं तो ये एक उपरमाल के रूप में, उपरमाल की जो जागीर थी ना विद्यार्थियों। जब हम राणा सांगा की बात करते हैं, राणा सांगा का खानवा का युद्ध होता है 1527 में विद्यार्थियों। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का एक सहयोगी था विद्यार्थियों। राणा सांगा का एक सहयोगी था, वो था अशोक परमार। अब अशोक परमार को कहते हैं कि जब खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की, तो सांगा ने सहायता करने के कारण विद्यार्थी उपहार के रूप में अशोक परमार को उपरमाल की जागीर प्रदान की। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलता है, याद रखना कि खानवा का युद्ध होता है 1527 की बात है।
मेवाड़ की ओर से सांगा होता है और सांगा का सहयोगी था विद्यार्थियों अशोक परमार। अशोक परमार। तो खानवा के युद्ध में सहयोग के कारण विद्यार्थियों राणा सांगा ने अशोक परमार को एक जागीर प्रदान की थी विद्यार्थियों। वो जागीर कौन सी थी? वो थी ऊपरमाल की जागीर। उपहार में विद्यार्थियों क्या मिला था? उपहार में मिला था ऊपरमाल की जागीर। ऊपरमाल की जागीर। ऊपरमाल की जागीर का यह बिजोलिया था विद्यार्थियों, वो सदर मुकाम था। मूल्यतः के पूछ ले कि ये बिजोलिया किस सदर मुकाम के अंदर आता था, तो याद रखना विद्यार्थियों ऊपरमाल जागीर के अंदर आता था। अशोक परमार यहाँ का प्रथम संस्थापक था। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में सहयोग के कारण ये ऊपरमाल की जागीर इसको प्रदान की। तो दो तीन बातें हमने बेसिक समझी है कि एक तो बिजोलिया मेवाड़ रियासत के अंदर आता है, मेवाड़ रियासत की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। दूसरी बात, ये जो ऊपरमाल की जागीर है वो अशोक परमार को राणा सांगा की सहायता से कहते हैं कि खानवा के युद्ध में इसको उपहार के रूप में इसको। तो दो तीन बातें आपको मैंने बहुत बेसिक। अब इसको थोड़ा हम यहाँ से बिंदु को डीपली लेंगे। ठीक है, समझना इस बात को आप कि बातें अब क्या क्या हो गई। एक तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, एक ऊपरमाल की जागीर का ये क्या है? सदर मुकाम है। ऊपरमाल की जागीर का ये क्या है? सदर मुकाम है। सदर मुकाम। सदर मुकाम। ठीक है, ये बात क्योंकि यहाँ के राव जी के बारे में थोड़ा अलग से डिस्कस करूँ। यहाँ पर सर्वाधिक किस जाति के लोग हैं विद्यार्थियों? याद रखना धाकड़ जाति के लोग। सर्वाधिक किस जाति के लोग हैं? धाकड़ जाति के यहाँ विद्यार्थियों किसान रहते थे। कोई पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की संख्या सर्वाधिक थी, तो याद रखना विद्यार्थियों धाकड़ जाति के किसानों की संख्या सर्वाधिक। और इस समय कहते हैं कि इनकी यहाँ पर जनगणना हुई थी विद्यार्थियों 1921 में। कहते हैं कि 12,000 संख्या थी विद्यार्थी। बिजोलिया ठिकाने की कितने हजार संख्या थी? 12,000 थी। जबकि 1931 की जनगणना में कहते हैं कि इनकी जनसंख्या कितनी थी? वो थी विद्यार्थियों 15,000। और इन जनसंख्या में कुल कितना प्रतिशत धाकड़ जाति का था? तो याद रखना विद्यार्थियों 60% कुल कहते हैं कि जनसंख्या का धाकड़ जाति की संख्या कहते हैं कि कुल 60% की संख्या यहाँ रही थी। थोड़ा सा ये दो 1931 वाला थोड़ा आंकड़ा आप जरूर यहाँ से याद रखना। ठीक है। और इस बिजोलिया ठिकाने में कुल कितने गांव थे विद्यार्थी? ये भी एग्जाम में कभी कभार प्रश्न आ जाता है। तो बिजोलिया ठिकाने में कुल कितने गांव पूछ ले विद्यार्थी? कुल गांव, कुल ग्राम। बिजोलिया ठिकाने में कुल कितने ग्राम थे? तो 79 ग्राम थे विद्यार्थी। गांव कह सकते हैं ना। कितने गांव थे? 79 गांव थे। और यहाँ का जो ठिकानेदार होता था ना विद्यार्थी, वो राव जी कहलाता था। यहाँ का ठिकानेदार क्या कहलाता था? राव जी कहलाता। तो यहाँ का ठिकानेदार क्या कहलाता था? ठिकानेदार क्या कहलाता था? राव जी के राव जी कहलाता। ये कुछ बातें विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभिक जानकारी के बारे में मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक जानकारी आपके बाद समझ। अब इस टॉपिक से एक नया बिंदु में शुरू कर रहा हूं। समझना कि बिजोलिया के प्रमुख राव जी, हम प्रमुख 5 राव जी की बात करेंगे विद्यार्थियों। प्रमुख राव जी ये पढ़ना हमें जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम जब पढ़ रहे हैं तो फिर पूरा हमें पढ़ना ही है ना। बिजोलिया के प्रमुख राव जी, 5 राव जी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला अभी हमने पढ़ लिया अशोक परमार, प्रथम अशोक परमार। अशोक परमार। दूसरा हम पढ़ेंगे केशवदास।
केशुदास। तीसरा पढ़ेंगे हम गोविंद दास। गोविंद दास। चौथा आ जाएगा हमारे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह। फिर आ जाएगा हमारे पृथ्वी सिंह। फिर आ जाएगा हमारे केसरी सिंह। फिर आ जाएगा अंतिम हमारे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह। ये वे राव जी है विद्यार्थियों जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। इसका मतलब हमें ये चीजें जानना भी जरूरी, क्योंकि जब भी हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं तो मुख्यतः हम तीन राव जी के बारे में, अधिकतर तीन राव जी के बारे में ही पढ़ते हैं। ये तीन जो हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन से कहते हैं कि जुड़े हुए थे। ये तीन राव जी जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। जबकि ये भी हमें थोड़ी थोड़ी बातें समझनी पड़ेगी। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा क्रम सही है ना। तो अशोक परमार ये मूलतः कहाँ का था विद्यार्थी, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मूलतः कहाँ का था, जगनेर का था। जगनेर भरतपुर का। ये प्रथम राव जी था विद्यार्थी। ये क्या था, प्रथम राव जी। इतना ही समझना है, बाकी इसकी बात मैंने आपको बता दी है कि अशोक परमार को सांगा का सहयोगी खानवा के युद्ध में रहने के कारण उपरमाल की जागीर प्रदान। केशवदास ने विद्यार्थी इसकी एक ही बात याद रखनी है, एक तो ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 ना, तो 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ 13वां। ये कौन सा राव जी था विद्यार्थियों, ये 13वां राव जी था। उसकी एक ही बात आपको याद रखनी है कि इसने मराठाओं से बिजोलिया को मुक्त करवाया। मराठाओं से मुक्त करवाया विद्यार्थी, याद रखना, इस समय मुक्त करवाया था ना, मुक्त करवाया। ये बात आपको याद रखनी है कि केशवदास के काल तक विद्यार्थी लगभग बातें समान रूप से चल रही थी। किसी भी प्रकार की कोई बिजोलिया में किसानों संबंधित कोई शिकायतें नहीं थी, ना रावों और किसानों के मध्य कोई मतभेद थे विद्यार्थी, बड़े मधुर संबंध चल रहे थे। अब फिर गोविंद दास की बात आती है। गोविंद दास का काल विद्यार्थी याद रखना, जागीर और किसानों के मध्य बड़े संबंध मधुर थे। किसानों के मध्य संबंध अच्छे थे, संबंध अच्छे थे, याद रखना ये अच्छी बात है। क्योंकि तब गोविंद दास तब राव था ना, उस समय तक कहते हैं कि इनके किसानों और जागीरदारों के मध्य इनके संबंध बहुत अच्छे थे। फिर कर्ण सिंह शासक बनता है विद्यार्थी। फिर कर्ण सिंह शासक बनता है 1894 की बात। कर्ण सिंह शासक बनता है और कर्ण सिंह से शासक बनते ही विद्यार्थी याद रखना बिजोलिया किसान आंदोलन में गड़बड़ियां प्रारंभ हो जाती है। दोनों के किसानों और जागीरदारों के मध्य मतभेद शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि कर्ण सिंह जब शासक बना तो इसने नवीन करों को लागू किया था विद्यार्थियों। पूरा एक लंबा डिस्कस रहेगा, याद रखना। फिर पृथ्वी सिंह 1906 में शासन बनता है विद्यार्थियों। ये भी कहते हैं कि मूलतः कहाँ का था, कामा भरतपुर का था। याद, कामा भरतपुर का ये मूलतः था, याद रखना। अब कोई व्यक्ति जब किसी नए स्थान पे जाता है तो वो निश्चित रूप से उनके लोगों के भावनात्मक जुड़ाव कभी नहीं हो पाएगा। कोई बाहर का व्यक्ति वहां शासक बनता है तो कभी मुश्किल ही होगा कि वो भावनात्मक जुड़ाव रख पाएगा किसानों के साथ। जैसा कर्ण सिंह का व्यवहार था उसी प्रकार कहते हैं कि इसका पृथ्वी सिंह का भी व्यवहार लगभग सेम ही था। इसने भी नवीन करों को लागू किया था जिसके कारण किसानों में धीरे धीरे रोष बढ़ता गया था। केसरी सिंह शासक बनता है 1914 में। ये उदार प्रकृति का था, ये उदार प्रकृति का था, अल्पवयस्क था। अल्पवयस्क होने के कारण मेवाड़ सरकार के द्वारा मुंशरिंग बिठाई गई थी, वो मैं अलग से डिस्कशन करूंगा जब हम केसरी सिंह को क्रम में पढ़ेंगे। और ये इस ठिकाने का अंतिम राव था, है ना, ये इस ठिकाने का
अंतिम राव। तो ये है बातें विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख राव जी। अब प्रश्न डिफिकल्ट प्रश्न कैसे बना सकता है कि कौन सा राव जी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं। जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं तो हमारा आंदोलन प्रारंभ होता है 1897 को। यही बात है क्योंकि बेसिक रूप से हम यही पढ़ते हैं कि 1897 के द्वारा 97 में कहते हैं कि यह आंदोलन प्रारंभ होता है। तो 97 से पहले के राव जी हमारे इतने महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लिया यहाँ से। बाकी 3 वो राव जी हैं जो किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए। तो थोड़ी सी ये बातें आप यहां से याद रखना, ठीक है ना। अब आंदोलन के चरण, आंदोलन के चरण, आंदोलन के चरण याद रखना विद्यार्थी। यहां मैं 2 बातें डिस्कशन करूंगा, है ना। भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, भारत में सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था विद्यार्थियों। तो इस 44 वर्षों को हम कितने कालखंड में बांट के पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास विद्यार्थियों 2 स्रोत मिलते हैं, हमारे पास 2 स्रोत मिलते हैं जो सबसे प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। स्रोत नंबर 1 बताता है, वो है पेमाराम की किताब, राजस्थान में किसान आंदोलन, पेमाराम की किताब। दूसरा स्रोत हमारे पास मिलता है आरपी व्यास की बुक, आरपी व्यास की। अब दोनों में विद्यार्थियों तथ्यों का थोड़ा सा फेरबदल चलता है, तो कई बार एग्जामिनर क्या पता किस किताब से उठा के वो प्रश्न डाल दे। याद रखना, एक स्रोत हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। क्यों, आंदोलन के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। मैं 2 स्रोतों के माध्यम से आपको अवगत करवा रहा हूं कि ये 3 चरण कौन कौन से हैं। स्रोत 1 के अनुसार याद रखना, 1897 में प्रारंभ होता है पहला चरण, और 1915 में ये पहला चरण पूरा हो। फिर दूसरा चरण शुरू होता है 1916 से 1926 तक। फिर तीसरा चरण 1927 से 1941 तक। ये एक स्रोत है जो वो पेमाराम उल्लेख करता है कि इस क्रम में बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। बाकी जितनी भी किताबें हैं वो 3 चरणों का उल्लेख करती है, 1897, 1915 तक। दूसरा चरण 1915 से लेके 1923 तक। फिर तीसरा चरण 1923 से लेके 1941। तो ये 2 स्रोत हैं विद्यार्थियों। इसमें कहते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन इस प्रकार चला था। प्रथम चरण में किसानों की असफलता रही थी। द्वितीय चरण इस बिजोलिया किसान आंदोलन की आत्मा था विद्यार्थियों। तीसरे चरण में विद्यार्थियों 2-3 घटनाक्रम होते हैं और कहते हैं कि अंततः मेवाड़ की रियासत की ओर से विजय राघवाचार्य ने विद्यार्थियों कहते हैं कि समझौता करवाया था, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको याद रखना है कि कौन सा स्रोत कौन सी तिथि को उल्लेख करता है। हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन विद्यार्थियों 3 चरणों में चलता है। अब 3 चरणों की हम डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। प्रथम चरण की बात करेंगे, क्या मामला रहा है ना। प्रथम चरण, प्रथम चरण मैं आपको बार बार वो चीजें नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बता दी है कि आपको प्रथम चरण, चरणों के बारे में मैंने बता दिया कि कौन सा कथन, वो बात वाली बात मैंने आपको पहले से बता। अब प्रथम चरण शुरू होता है क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया कि 1814 में 94 में राव जी शासक बनता है कर्ण सिंह। जैसे ही कर्ण सिंह शासक बनता है तो निश्चित रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने की नींव विद्यार्थियों यहीं से पड़ गई थी। याद रखना कि प्रथम चरण में जब शासक बनता है कर्ण सिंह, शासक बनता है कर्ण सिंह, कर्ण सिंह। तो ये शासक कब बनता है विद्यार्थियों? ये बनता है 1894। जैसे ही ये शासक बनता है तो कहते हैं कि इसने बिजोलिया में नवीन करों को लागू करना प्रारंभ कर दिया, किसानों के साथ इसने दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया।
तो ये बात कहते हैं कि इसके शासक बनते ही विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो एक तथ्य यहां भी याद रखना है कि प्रश्न कैसे भी पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस राव जी के समय प्रारंभ हुआ था, तो इस प्रकार का कोई तथ्य पूछ लेना। तो याद रखना विद्यार्थियों, आंदोलन शुरू इसके काल में हुआ था। 1894 में यह शासक बनता है और 1897 की बात है। 1897 का एक स्थान पड़ता है गिरदिरपुरा, गिरधारीपुरा, गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा में विद्यार्थी एक किसान होता है गोविंद राम, गंगाराम, सॉरी गोविंद राम नहीं, गंगाराम, गंगाराम, गंगाराम किसान। तो याद रखना विद्यार्थियों, 1897 की बात है और गिरधरपुरा नामक गांव में विद्यार्थियों गंगाराम के पिताजी का कहते हैं कि निधन हो गया था और उनके मृत्यु भोज के विद्यार्थियों कहते हैं कि हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए थे यहाँ पे। और जो बड़ी हुई लगाने बढ़ाई गई थी विद्यार्थी, इस समय याद रखना प्रथम चरण की बता रहा हूं। तो कुल लगाने याद रखना विद्यार्थी, कुल लगान, कुल लगान। इस समय बिजोलिया में कुल कितनी लगाने थी विद्यार्थियों? 84 प्रकार की लाग बाग पड़ती। एक तथ्य मैं आपको यहाँ और ऐड करूंगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में कुल लाग पूछ लें तो वो 84 है, जबकि हम दूसरे चरण में हॉलैंड को पढ़ते हैं, हॉलैंड आयोग पढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा वो समिति बनाई गई थी। तो हॉलैंड जब 1922 में जब समझौता करता है ना, तो वो कहता है कि इस समय 74 प्रकार की लगाने थी। तो याद रखना, अगर हॉलैंड के अनुसार पूछ ले, अगर हॉलैंड के अनुसार पूछ ले तो याद रखना विद्यार्थियों कितनी लाग थी। हॉलैंड के अनुसार पूछ ले तो 74 प्रकार की लाग इस समय बिजोलिया में कहते हैं कि लगी हुई। तो कुल लागन 84 थी, हॉलैंड के अनुसार कहते हैं कि 74 लगान यहाँ लागू की गई। तो ये जो 74 या 84 एक ही बात है, तथ्य आपको याद रखना है। तो ये जो बढ़ी हुई लगानों का विरोध करने के लिए किसान विद्यार्थी याद रखना, ये गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ कहते हैं कि सभा की गई थी, यहाँ कहते हैं कि सभा की गई थी और निर्णय लिया गया था कि हम मेवाड़ के महाराणा के पास जाएंगे, अपनी शिकायतें लेके हम अपना एक प्रतिनिधि मंडल विद्यार्थियों कहते हैं कि मेवाड़ महाराणा के पास भेजेंगे। तो याद रखना विद्यार्थियों, यहाँ के किसानों ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया था विद्यार्थी, और किसानों की ओर से 2 व्यक्तियों को मेवाड़ महाराणा से मिलने भेजा कि आप के कशन सिंह आपके रियासत में विद्यार्थियों बिजोलिया में कशन सिंह विद्यार्थियों किसानों पर यह अत्याचार करता है। तो इसकी शिकायतें लेके विद्यार्थियों एक प्रतिनिधि मंडल मेवाड़ के महाराणा के पास जाता है। और ये बात यहाँ आप याद रखना कि किसानों की ओर से यहाँ किसको भेजा था, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। किसानों की ओर से विद्यार्थियों, किसानों की ओर से प्रतिमंडल, प्रतिमंडल भेजा था। याद रखना 2 व्यक्तियों का आपको विद्यार्थी याद रखना है। एक था नानजी पटेल, नानजी पटेल, दूसरा था विद्यार्थियों ठाकरी पटेल, दूसरा था ठाकरी। नानजी पटेल विद्यार्थियों कहां का था? बेरीसाल का था। ठाकरी पटेल कहां का था विद्यार्थियों? भोपाल गांव का था, भोपाल गांव। दोनों बातें आपको याद रखनी है कि 1897 में गिरधरपुरा गांव में किसान एकत्रित होते हैं। गंगाराम के पिताजी की मृत्यु भोज पे विद्यार्थियों लगान बागानों का विरोध किया गया था। किसानों की ओर से मेवाड़ के महाराणा को विद्यार्थियों एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, उसमें नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को शामिल किया गया था। और ये थोड़ी एडवांस में मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ी सी चीज यहाँ से आपको अलग से याद रखनी है। थोड़ी बात आपको अलग से याद रखनी है कि बेरीसाल का तो था नानजी पटेल, जबकि ठाकरी पटेल कहाँ का था? भोपाल गांव का ठाकरी। ठीक है ना। मेवाड़ शासक पूछ ले आपको इस समय कौन था? मेवाड़ शासक फतेह सिंह। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? फतेह सिंह था। ठीक है ना। मेवाड़ शासक फतेह सिंह के पास यह प्रतिनिधिमंडल गया था और कहते हैं कि 2 महीनों तक ये प्रतिनिधिमंडल घूमता रहा विद्यार्थियों, और
कहते हैं कि घूमते घूमते 6 महीने, लगभग 6 महीने तक ये प्रतिनिधिमंडल दोनों घूमते रहे मेवाड़ में। मेवाड़ के महाराणा से मिलने का समय नहीं मिल पाया था। अंत में जब मेवाड़ के महाराणा से मिले, मेवाड़ के महाराणा ने वास्तव में सोचा कि ये बात सही है, और अपनी किसानों की जो शिकायत थी ना विद्यार्थियों, वो कहते हैं कि महाजन महकमा खास के पास भेजी गई। मेवाड़ में उस समय 3 सभा चलती थी विद्यार्थियों, महकमा खास, महकमा खास और महेंद्र जन सभा और इजलास खास। 3 प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं थी विद्यार्थियों। न्याय करने के लिए विद्यार्थी इस 3 प्रकार की सभाएं बनाई गई। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखवा देता हूं, है ना। एक थी महकमा खास, महकमा खास। एक थी इजलास खास, एक थी महेंद्र जन सभा, महेंद्र जन सभा। महकमा खास का गठन किसने किया था? शंभू सिंह ने गठन किया था, जबकि इजलास खास और महेंद्र जन सभा का सज्जन सिंह ने गठन किया था। ये महकमा खास विद्यार्थी न्यायिक न्यायालय था। किसी भी कोई भी शिकायत जब मेवाड़ महाराणा के पास आती तो महकमा खास के पास भेजी जाती थी विद्यार्थियों। तो ये जो शिकायत लेके ये व्यक्ति पधारे थे मेवाड़ महाराणा के पास शिकायत लेके, तो सब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने विद्यार्थियों महकमा खास को ये शिकायत भेजी। तो महकमा खास की ओर से किसानों की वास्तविकता जांच करने के लिए विद्यार्थियों एक व्यक्ति को भेजा गया था। उस व्यक्ति का नाम याद रखना विद्यार्थियों कि महकमा खास के द्वारा, महकमा खास के द्वारा किसानों की शिकायतों की जांच हेतु, किसानों की शिकायतों की जांच हेतु विद्यार्थी, शिकायतों की जांच हेतु मेवाड़ महाराणा की ओर से व्यक्ति भेजा था। उस व्यक्ति का नाम याद रखना, हामिद हुसैन, हामिद हुसैन। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों, याद रखना। मेवाड़ महाराणा की ओर से किसानों की शिकायतों की जांच हेतु विद्यार्थियों हामिद हुसैन को भेजा गया था। और हामिद हुसैन जब बिजोलिया आता है तो विद्यार्थियों सबसे पहले वो कृष्ण सिंह से मिलता है, कृष्ण सिंह को अवगत करवाता है कि मेवाड़ महाराणा की ओर से मैं आया हूँ और ये बातें शिकायतें आपकी आई है। तो कहते हैं कि कृष्ण सिंह ने किसानों से कभी इसको मिलने ही नहीं दिया। हामिद हुसैन को किसानों से वो कभी मिलने ही दिन नहीं दिया विद्यार्थियों। बड़ी मुश्किल से बाद में ये किसानों से मिल पाया था। और वास्तव में इसने अपनी रिपोर्ट जांच में कहा कि किसानों की